ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो भी डाउट्स हैं, है ना, हमने बेसिक अभी बस प्रोबेबिलिटी की हैं, तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिर अभी मैं उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करूंगा। ये जो थ्योरी है ना, इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक थ्योरी हमने कर लिया जितनी ज़रूरत है आपको। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उससे पहले जो क्वेश्चंस डाउट है वो देख लेते हैं। तो जो कल डाउट आप कह रहे थे देख लीजिए, तो क्या क्या डाउट है आपके? 15। सो 15 में चलिए 15 से स्टार्ट करते हैं। ये सब भी जैसे जो क्वेश्चन आउट ऑफ वो था वो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये 15 चलो ये करके देख लेते हैं, है ना। तो 15 से स्टार्ट है। ओके, देखो। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 4 person ABCD take turns in the sequence ABCD, देन ABCD, देन ABCD, देन ABCD, इस ऑर्डर में, है ना। 1 by 1 टर्न आ रहा है उनका इन रोलिंग अ फेयर डाई। आउट ऑफ दिस 4 person, the one who rolls a 6 for the first time win the game, then probability that D wins. So you have to find all, है ना, favorable outcomes। आपको क्या करना है, सारे favorable outcome कलेक्ट कर लेना है। एंड देन क्या प्रोबेबिलिटी है डी विंस, है ना। तो सोचिए, यू हैव टू सी कि क्या क्या फेवरेबल चॉइसेस है डी के पास। सो फर्स्ट ए विल गेट द चांस, सो ए विल रोल अ डाई एंड विल नॉट गेट अ 6, तो 5/6। बी को चांस मिलेगा तो क्रॉस लगा देता हूँ, नॉट गेट अ 6। बी विल ऑल्सो नॉट गेट अ 6, सी विल ऑल्सो नॉट गेट अ 6, बट डी विल गेट अ 6। सो ये पहली पॉसिबिलिटी है डी के विनिंग के, ठीक है। और अब ना नेक्स्ट सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि डी जीत जाएगा, इट विल विन, है ना। सो अगेन, तो यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, फिर यहां आ जाएगा। तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है डी के जीतने की, इट विल कीप रनिंग। तो ये 3 बार आया, तो 3 बार 1 2 3 4 5 6 7, 7th रो में नहीं आएगा। क्या 6 डाई पे, एंड 8th पे आ जाएगा। तो ये 5/6 की पावर 7 इंटू 1/6, और ये चलता रहेगा। तो फाइनली यहाँ से क्या आया, ये आया 5/6 का क्यूब इंटू 1/6, 5/6 की पावर 7 इंटू 1/6, और ये चलता रहेगा। अब इसमें लगाइए, क्या ये जीपी है, तो इन्फाइनाइट टर्म जीपी का सम पता है आप लोगों को, यू नो फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, तो ये होता है ए अपॉन 1 - आर इफ मॉड आर इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, तो ये लगाइए। तो ये ए है, ए इंटू आर, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया 5/6 रेज टू पावर 3 इंटू 1/6 ए अपॉन 1 - आर। कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो क्या होता है, कितना एक्स्ट्रा है ना, बी अपॉन ए कॉमन रेशियो आ जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कितना मिलेगा आपको, 5/6 की पावर 4, है ना। ये निकाल लीजिए, सॉल्व करें कितना आता है, वही आंसर आ जाएगा। कैन यू सॉल्व दिस, देखो। तो फाइनली ये 125, मतलब ये ऐसा बचेगा ना, 5, ये 6 की पावर 4 एलसीएम ले लेता हूँ, कट जाएगा। तो 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, तो यहाँ से आ जाएगा 125/6 की पावर 4 निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा, कर दोगे ना कैलकुलेटर से, देखो। 5³ अपॉन 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4। हाँ जी अभिनव, आ जाएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। यस सर। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए।
तो ये 671 आएगा ना, चेक कर लो। तो ये ऑप्शन 2 सही है, ओके, देख लीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया आपका 15 नंबर। 15 से पहले क्या है जी? 15 से पहले आपका 9 12, 12 तो आई थिंक 12 तो कल कल डिस्कस किए थे ना, 12 हमने। सर ट्यूटोरियल शीट वाला जो ग्रुप पे भेजी थी अच्छा आपने। ठीक है, उसको वन बाई, पहले इसको कर लेते हैं। तो 1 बाई 1 ये आपने कंप्लीट कर लिया क्या? एक एक करके इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, उस पर भी आते हैं। इनका क्या है 19, तो 19 क्या है जी आपका ये बस तो मेनली अभी चूंकि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, और जो नहीं हो रहा वो मैं बताऊंगा, है ना। ये है, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बिलोंग्स टू, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बी गिवन ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या यूज किया जा रहा है, है ना। यहाँ सोचना कि कौन से इनक्वलिटी लगाने हैं। तो जैसे एक तो दिख रहा है राइट में, सब में नीचे एक्स है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो मेनली यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की हम बात करें, है ना, तो ये इनइक्वलिटी वाला है कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना है हमें। तो अभी हमने उस दिन पहले आपको एक इनइक्वलिटी बताई थी, है ना, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो किससे लार्जर होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, दिस विल बी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये बुल्स इनइक्वलिटी था, तो ये उस दिन क्लास में लिखाए थे, आप चेक कीजिए, है ना। तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये कहता है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा दिस इज मोर। इसको और खोलोगे ना, इसको ओपन करोगे तो इसको दूसरे फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं, आई थिंक उसी की ज़रूरत है। सो दूसरे फॉर्म में इसी को लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, और हमें अपॉन पी ए चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये मोर देन इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये किससे छोटा होगा? तो ये ऑब्वियस, देखो एक तो ऑब्वियस बाउंड इसका 1 है ना, ए इंटरसेक्शन बी का ऑब्वियस बाउंड 1 है, 1 से तो छोटा ही होना है। तो अब दोनों तरफ अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड कर दिए तो ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है ना ये। तो सेम थिंग डिवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया, इससे लार्जर, इससे, तो इसके अकॉर्डिंग डी आ जाएगा। एक ये तरीका है। तो देखो ये इनइक्वालिटी यहाँ यूज हुई है, ठीक है ना, तो उस तरीके से है। कुछ डाउट है बताओ, ठीक है। ये एक और तरीका है, उससे भी कर सकते थे कि ए यूनियन बी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल टू 0, 0 से कुछ होगा तो यहाँ से कर लो, इससे भी कुछ आ सकता है शायद, यहाँ से भी आ जाएगा, इसको लगाओगे ना तब भी आ जाएगा, पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और वहाँ से करोगे आप, हाँ, तो एक ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ से, और ये मोर देन इक्वल टू ए प्लस बी, बट जरूरत नहीं पड़ेगी ना उसकी। तो इससे ये इसको एक साथ यूज़ करोगे तब भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 1, और ए इंटरसेक्शन भी ऐसे ही 1 से छोटा होता है, तो इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट है 26, 26 में क्या है आपका,
ये कह रहा है 4 letters are to be placed randomly in the 4 corresponding addressed envelope, then the probability that all of them are not placed in the right addressed envelope, all of them are not मतलब no letter is placed in the correct envelope, यही पूछना चाह रहा है ना. all of them are not placed in the right address envelope मतलब ये पूछना चाह रहा है probability that no letter is placed in right envelope. मुझे ये समझ आ रहा है, आप लोग देख लो इंग्लिश है. सो ठीक है, सो मुझे लग रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई भी लेटर करेक्ट इन्वेलप में नहीं गया. तो एक्चुअली ये ना एक या तो प्रूव भी कर सकते हैं इसको, इट्स नॉट अ बिग डील, बट एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है मैचिंग फॉर्मूला. अगर आपने ये पढ़ा होगा तो मैं इसकी थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ, तो ये इससे काम हो जाएगा डायरेक्टली. इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा हैट प्रॉब्लम जो होता है कि 5 लोग हैं, अपना हैट उछालते हैं, फिर वो रैंडमली हैट कलेक्ट करते हैं. सो क्या हो सकता है, हो सकता है कि नन ऑफ देम विल गेट देयर हैट, और 1 में गेट, 2 में गेट, 3 में गेट, और ऑल 5 में गेट देयर हैट. तो ये मैचिंग का मतलब ये है कि जैसे 5 पर्सन है, 5 हैट है, उसने थ्रो किया, रैंडमली कलेक्ट किया, तो अपना हैट किसको मिला रिटर्न में, तो वो मैच हो गया. या दूसरा तरह सोच सकते हो कि जैसे हम होटल में गए, हमने डिश ऑर्डर किया, सो 5 फ्रेंड वेंट टू अ होटल एंड रैंडमली ऑर्डर्ड 5 डिफरेंट डिशेस, एंड जो वेटर है दैट रैंडमली सर्व्स द डिश, मतलब वो 5 डिश ऐसे ही रैंडमली सर्व कर रहा है. तो 5 फ्रेंड ने जो ऑर्डर किया था, अब जिसने जो ऑर्डर किया था अगर वही मिला तो एक मैचिंग हो गया, है ना. सो नंबर ऑफ मैचिंग वही, मतलब हो सकता है पांचों अपना अपना डिश मिल जाए, या किसी को ना मिले, या एक को मिलेगा बाकी को नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है. 2 को 3 4. सो ये मैचिंग प्रॉब्लम इसमें आता है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और पेयर्ड है n ऑब्जेक्ट के साथ, देन रैंडमली सर्व होता है. तो जैसे लेटर इन्वेलप का कंसेप्ट है, 4 लेटर 4 इन्वेलप, अब रैंडमली प्लेस किया, जो लेटर करेक्ट इन्वेलप में गया तो मैचिंग है, नहीं तो नहीं है ना. कपल प्रॉब्लम भी ऐसा होता है. सो इस तरह से कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मैचिंग प्रॉब्लम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ के मैचिंग, है ना, आउट ऑफ n पेयर्स. समझ रहे हैं, n पेयर्स क्या मतलब हो गया कि लेटर इन्वेलप का पेयर हो गया ना, इसीलिए. सो इसका क्या फॉर्मूला है, आइडिया है आप लोगों को, एनीवन, कि क्या फॉर्मूला होगा इसका. n पेयर में से एग्जैक्टली k मैचिंग होगी. जैसे आपके क्वेश्चन में n4 है, 4 लेटर 4 इन्वेलप है. अब पूछा है कि नो मैचिंग मतलब 0, k की वैल्यू 0 है आपके क्वेश्चन में, तो हम इन जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. तो इसका जो फॉर्मूला है ये आई गेस आएगा 1/k फैक्टोरियल समेसन -1 की पावर i एंड i फ्रॉम 0 to n minus k एंड एक बार देख लेता हूँ मैं इसका ना, n minus k फैक्टोरियल शायद, या r फैक्टोरियल ना, i फैक्टोरियल. ना ये कुछ भी यहाँ r ले सकते हो पावर में, r तो यहाँ r फैक्टोरियल, यहाँ r हो जाएगा. तो ऐसा 1/k फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 to n minus k -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये है k मैचिंग का. तो अभी के लिए आपके क्वेश्चन में अगर बात करें, फॉर्मूला मैं अभी क्रॉस चेक कर लूँगा, देखते हैं मैच करता है कि नहीं. n4 है, 4 लेटर 4 इन्वेलप, 4 पेयर्स हैं, एंड हमें चाहिए नो लेटर इज इन इट्स करेक्ट इन्वेलप. सो मतलब 0 मैचिंग मुझे चाहिए इन 4 पेयर्स. ये आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. तो हम क्या करेंगे, k की जगह 0 रखेंगे, हमारे क्वेश्चन में k 0 है, तो k को 0 रखेंगे, n को 4 रख देते हैं. इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ये फॉर्मूला उसी इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन वाला ना, मतलब a यूनियन b यूनियन c वाला जो है उससे प्रूफ हो जाएगा. तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये 0 फैक्टोरियल हो गया समेसन -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, एंड r की वैल्यू 0 से लेके n माइनस के, n4 है, 0 से 4. इसको खोलो तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसको ओपन करेंगे, r को 0 रखो तो 1/this, माइनस r को 1 रखोगे तो 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3, कहाँ 4 तक जाएगा,
प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आता है, तो फाइनल बताओ कितना आएगा। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, तो मेनली बचा है 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। ठीक है, तो इसका 24 एलसीएम ले लो, तो यहाँ से 12 माइनस 4 प्लस 1, है ना। सो 9/24 ये आंसर है। देखिए ऐसा कुछ आंसर है क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में नहीं, समझा मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, देख लो जी। सर क्वेश्चन के हिसाब से हम्म, अगर इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लेटर इन द राइट प्लेस अगर करा, तो वो 1 माइनस ऑल लेटर्स आर इन द राइट प्लेस की भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नहीं, एटलीस्ट 1 लेटर इन द राइट इनवेलप। नो लेटर किया ना, तो उसका 1 माइनस ले जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स राइट इनवेलप, ऐसा होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, ये फॉर्मूला मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है, मैं फॉर्मूला एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, 1 मिनट, या फिर देखेंगे, हो सकता है ना। तो ये है 1/k फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 to n माइनस के, इट्स फाइन। तो n माइनस के हमारा 0 था, n 4 था, राइट। देख लो कहीं कैलकुलेशन एड तो नहीं दिख रहा आपको, 0 1 2 3 4 प्लस माइनस सही चल रहा है, 0 पे प्लस, 1 पे माइनस, 2 पे प्लस, 3 पे माइनस, 4 पे प्लस, तो वहाँ से 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, देन एलसीएम लिया 24, तो ये कैलकुलेशन ओके है। तो 9/24 ओके। तो देखते हैं, इसमें हो सकता है इसमें फिर कुछ और पूछना चाह रहा हो, ये चेक करते हैं। हम तो जीरो मैचिंग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है ये समझते हैं। इसने कहा है देन द प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब इंग्लिश में गलत समझ रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश को ठीक से इंटरप्रेट करो आप, ठीक है। मतलब जो ये पूछना, कई बार ना क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में ये दिक्कत रहती है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन मेकर, जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाए हैं ना उनका इंटेंशन समझना पड़ेगा, पूछना क्या चाह रहा है एक्चुअली। जैसे कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एड्रेस्ड इनवेलप, इसका क्या मतलब आप निकालते हो, मैंने तो ये मतलब निकाला जो कि गलत है, सही मतलब निकालो। ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इनवेलप, ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड, सो इसका मतलब है कम से कम एक है जो राइट इनवेलप में नहीं है, यही मतलब है ना। ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इनवेलप, मतलब ये इस लाइन का ना डिकोड करना पड़ेगा आपको मैथमेटिकली। So all of them are not placed in right addressed envelope. तो 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, और ऑल प्लेस इन राइट इनवेलप, जो आप शायद कहना चाह रहे थे। सो 1 माइनस 1/24 करके, ओके तो ओके, 23 बाई हाँ ठीक है 24। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमें समझना है वो ये है कि ये पूछना चाह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर इन द नॉट राइट, कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ देम आर नॉट इन द राइट, मतलब सब राइट में नहीं है, इसका मतलब है कि उल्टा ले लो कि नो वन इज इन राइट, तो इसका मतलब एटलीस्ट वन इज इन राइट ना। ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इनवेलप, मतलब जो सब है वो राइट में नहीं हुए, तो इसका मतलब कम से कम एक राइट में नहीं हुआ है ना, तो एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन लेटर इज नॉट इन द राइट इनवेलप, है ना। ओके ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो दिस इज काइंड ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ऑल आर इन द राइट इनवेलप, ओके
ओके गॉट इट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट बनाया है, ऑल आर इन द राइट एनवेलप, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया है एक्चुअली यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑल मैचिंग, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सब मैच कर जाए। तो सब मैचिंग कर जाए मतलब हमें 4 मैचिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मैचिंग इन 4 पेयर, ठीक। ओके ओके, सो 1 माइनस, सॉरी ये टोटल था, तो यहाँ पे जो होगा 1, यहाँ 4 चारों मैचिंग कराने जी आपको। सो k की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू भी 4 है, यहाँ n 4 है और k भी 4 है, दोनों 4 रखना है फॉर्मूले में। तो समेसन -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 to 0, क्योंकि n माइनस k था ना, तो 0 to 0 मतलब 0 ही रखना पड़ेगा। सो 1/24, r को 0 रख दो तो ये 1 हो गया, तो 1/24। तो फाइनल जो हमारा यहाँ आंसर आया 1 माइनस 1/24, 23/24, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम, इसमें थोड़े जो पूछा ना उसको करेक्टली, है ना, क्या बोलते हैं, समझना भी ज़रूरी है, सो दैट आप सही चीज़ें निकालो, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश का थोड़ा यहाँ इशू था मेरे साथ, ओके। सो ये इसका आ गया कि ऑल मैचिंग, तो यहाँ था कि नॉट ऑल मैचिंग, तो 1 माइनस ऑल मैचिंग, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, समझो ये, तो हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दिया, ये ई है ऑल मैचिंग, तो उसने बोला नॉट ऑल मैचिंग, ये है। ओके गॉट इट सर जी। तो हमारे पास एक मैचिंग प्रॉब्लम का फॉर्मूला था जिसमें लिखा है 1/k फैक्टोरियल समेशन -1 to the power n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। यही तो है, नहीं आर है वो, एन नहीं है, आर अपॉन आर फैक्टोरियल जो आप कह रहे हो वही है। उसको करेक्ट करो, -1 के बाद जो आपको n दिख रहा है वो r है, जो डिनोमिनेटर में वही पावर में है, यही है मैचिंग फार्मूला। ओके सर। तो इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, -1 पावर n, नहीं ना, उसको चेक कर लो, उससे नहीं होगा, -1 पावर n नहीं है ना। 28 में आपका क्या है, ये कह रहा है कि 3 dices are thrown simultaneously if 2 events A and B represent that sum of the numbers drawn on the 3 dices are multiple of 5 and 6 respectively। तो A है मतलब multiple of 5 and B है multiple of 6। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें डी मॉर्गन्स लगा सकते हैं। सो ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड, तो ए इंटरसेक्शन मतलब मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 बोथ। तो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे हमने 3 डाइस को रोल किया है, तो ऐसे ढूंढने पड़ेंगे कि जो सम ऑफ द नंबर ड्रॉन ऑन द डाइस आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। तो इंटरसेक्शन मतलब हुआ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 बोथ, तो कौन सा नंबर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 बोथ होगा, ऐसा कोई नंबर है? बोलो, मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 6 बोथ होने चाहिए, तो 30 का मल्टीपल होना पड़ेगा 5 6, तो को प्राइम है ना। तो सम तो पॉसिबल कितना हो सकता है 3 पेयर ऑफ डाइस में, अच्छा एक सम 15 पॉसिबल है ना, नहीं 5 6 30 ना, तो ऐसा जो दोनों का मल्टीपल हो, बोलो भाई इसमें सम पॉसिबल कितना है, जो आउटकम है वो तो ऐसा है 1 1 1 से लेके 6 6 6 तक, तो टोटल आपके पास सम जो होगा 3 से 18 होगा, जो पॉसिबल सम है आउटकम्स का वो 3 हो सकता है मिनिमम, 3 से लेके 18 तक होगा। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा नंबर है जो 5 एंड 6 दोनों का मल्टीपल है, तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया जी। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो 1 माइनस 0 आंसर इज 1, देख लो, ओके है।
नेक्स्ट जो है 33, सो ठीक है, यहाँ देखते हैं। सो तो इसमें कह रहा है कि 4 लेटर्स टू बी, ये वही क्वेश्चन है ना, हो गया ना, ये तो पहले वाला रिपीट हो गया मुझे लग रहा है, या कुछ हाँ अलग है, सर। लेकिन थोड़े से इसने पूछा अलग है, नहीं क्वेश्चन अलग है, इसने पूछा अलग है, ध्यान से देखो। 4 letters are to be placed randomly in the 4 corresponding address envelopes, then the probability that none, ये none पूछा है, none of them goes to the right envelope, ये तो कर लोगे अब, जीरो मैचिंग जो हमने पहले निकाल रखा था, है ना, हमने तो जीरो मैचिंग निकाल दिया था तब, तो ये 9/24 आया था, तो ये आ जाएगा 9/24, जीरो मैचिंग इसमें तो है। अच्छा 9/24 कैंसिल होगा ना, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा, ठीक है, सो 3/8 है कि नहीं, ये है ए सही, पहला वाला देख लो, तो ये उसी फॉर्मूले से हमने पहले ही निकाल रखा है, नो मैचिंग का। देन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 37, सो 37 जो है सो ये कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, 5 digit number with distinct digits to be formed by using the digit 0 1 to 5, the probability that number is formed is divided by 3। पहले तो बताओ कितने नंबर बनेंगे टोटल, ठीक है, तो 5 डिजिट नंबर बनाने हैं और डिस्टिंक्ट डिजिट 5 ही डिजिट है, कितना 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, सो यहाँ पे कितने चॉइस है आपके पास, जीरो नहीं रख सकते, अगर जीरो रखोगे तो वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, मतलब 5 चॉइसेस हैं। सो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, इट सेज लाइक यू हैव टू, है ना, डू 5 जॉब साइमल्टेनियसली, फर्स्ट जॉब कैन बी डन इन M1 ways, सेकेंड जॉब कैन बी डन इन M2 ways एंड सो ऑन, फिफ्थ जॉब कैन बी डन इन M5 ways, then the total number of way you can do all of them simultaneously or one by one is M1 into M2 into M3 into M2 M5, है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ से 5 चॉइस है, अब एक आपने यहाँ इनमें से रख दिया होगा, तो इधर 4 बचे इधर 1, तो यहाँ फिर से 5 चॉइस है, अब 2 यूज हो गए टोटल में से, तो यहाँ 4 चॉइस है, यहाँ 3 चॉइस, यहाँ 2 चॉइस, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस, इसको मल्टीप्लाई करो, तो आई थिंक 600, तो ये तो हो गया टोटल 600 नंबर्स आप बना सकते हो 5 डिजिट के फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। अब हमें चाहिए इनमें कितने होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहती है जी, कि सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा है, क्योंकि कोई 5 डिजिट का नंबर है और वो 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा, है ना, 3 हो 6 हो 9 हो 12 15 18 21 जो भी सम ऑफ डिजिट्स। तो देखो जरा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 5 चूज करो जिसका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, तो मान लो 1 से 5 लेते हैं तो भी हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 इसको हम चूज करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और 3 को हटा दो तो 1 2 0 4 5 लोगे तब भी हो जाएगा, और बताओ और कौन से 5 लोगे, तो डू यू थिंक और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब 6 है ना, तो इन 6 में से कोई 5 डिजिट चूज करो जिसका सम 3 से डिविजिबल हो। यही आई थिंक ठीक है, तो इसको यूज करके तो 5 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वे, तो 120 तो ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें है, ठीक है, यही कर रहा हूँ मैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर सोचेंगे तो यहाँ पे ये था कि यहाँ 5 चॉइस, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे तो ये आ गया, ठीक। अब यहाँ के 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ 1 2 3 4 चॉइसेस हैं इस पोजीशन पे, अब यहाँ 0 आ सकता है, तो 4 में से 1 यूज हो गया और 3 उधर, 1 अब यहाँ भी 4 चॉइस, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 चॉइस है,
तो इस तरीके से 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया ये 96, तो 96, तो 120 इनके यूज़ करके एंड 96 इसको यूज़ करके, सो टोटल कितने हो गए मिला के, ऐड कर लो 216, तो आंसर शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई शुड बी 216 अपॉन 600, तो मतलब कैंसिल होगा जी, थर्टी सिक्स बाई 100, और करना चाहो कैंसिल, और हुआ कैंसिल, 18/50, 4 से ही काट देते हैं ना, सो 9/25 ऐसा कुछ आ रहा है जी, तो ये है 9/25, देखो डाउट तो बताओ, ओके है। चलो आपका हो गया। नेक्स्ट जो आपका ट्यूटोरियल सीट में था ना, तो ट्यूटोरियल सीट यहाँ मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है मैं लाता हूँ। ट्यूटोरियल सीट कौन सा वाला, उसमें नंबर होगा ना जी, 2 नंबर। अच्छा 2 नंबर ना, ठीक है। तो पहले ये कर लेना है ना, ये सब भी जैम गेट नेट इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आपकी कुछ भी कर सकते हो, कुछ करना जरूरी है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, देन यू विल लर्न। तो ये है ना, तो ये एक्चुअली आईआईटी दिल्ली में है ना, एमएससी जो मैथमेटिक्स कोर्स है उसमें प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स आता है, या जो बीटेक में प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स कोर्स आता है उसका ट्यूटोरियल सीट है ये। तो इसमें देखते हैं जो आपके डाउट्स हैं। आपका है 9, 12, 17, ट्राई करके देखते हैं। सो 9 क्या कह रहा है, ओके सो 9 इज सेइंग कि an integrated MTech student has to take 5 courses in a semester for 10 semesters. सो इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम है जिसमें 5 कोर्स लेने हैं एक सेमेस्टर में और 10 सेमेस्टर तक, ठीक है ना, मतलब 5 कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में, 5 कोर्स सेकेंड सेमेस्टर में, एंड 10 मतलब 50 कोर्स टोटल उसको लेने पड़ेंगे। इन ईच कोर्स ही और सी हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 0.5 ऑफ गेटिंग ए ग्रेड, ईच कोर्स में है ना, एक कोर्स में उसको प्रोबेबिलिटी है 1/2 ए ग्रेड आने की, assuming that the grades to be independent in each course, ठीक है। so what is the probability that he she will have a grade in at least one semester, at least one है ना, so it will be all अच्छा all, okay, so what is the probability that she will have a grades in at least one semester, all a grade, all a grade in at least one semester। तो देखो टोटल कितने सेमेस्टर हैं पहले ये समझते हैं। तो पहले मैं 1 सेमेस्टर की बात करता हूँ, है ना। So what is probability of all A grade in 1 semester, पहले ये in 1 semester, ये बता सकते हैं आप एक सेमेस्टर में हर कोर्स में A ग्रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चलो ये बताओ, एक 0.5 to the power 5। हाँ राइट है ना, मतलब पहले कोर्स में A ग्रेड, सेकेंड कोर्स में A ग्रेड, थर्ड में A ग्रेड, फोर्थ में A ग्रेड, फिफ्थ में A ग्रेड, सो इट्स 1/2 raised to power 5, ओके। नाउ अब आते हैं, एक मैं रैंडम, अच्छा रैंडम वेरिएबल से करूं या ऐसे ही कर दूं, बिना रैंडम वेरिएबल से भी कर सकते हैं। सो अब ये है ना कि जरा समझिए, एक सेमेस्टर में हर कोर्स में ए ग्रेड आएगा, सो ऑल ए ग्रेड इन 1 सेमेस्टर, ऑल ए ग्रेड, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पूछा उसने,
all A grade in at least 1 सेमेस्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, बताइए क्या लिख सकते हैं, ऑल ए ग्रेड इन एटलीस्ट 1 सेमेस्टर, ऑल ए ग्रेड इन नो सेमेस्टर, ऐसा कुछ ना। इसने कहा ऑल ए ग्रेड इन 1 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में इतना आने की प्रोबेबिलिटी ये है। इसके बाद 10 सेमेस्टर है, ऑल ए ग्रेड इन नो सेमेस्टर, मतलब किसी भी सेमेस्टर में ए ग्रेड आया ही नहीं इसको, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या लगता है आपको, ये क्या होगा, नो सेमेस्टर, ऑल ए ग्रेड इन नो सेमेस्टर, मतलब हमें था ऑल ग्रेड इन 1 सेमेस्टर, एटलीस्ट 1 सेमेस्टर। या तो वैसे करो, एक काम कर सकते हो, इससे नहीं करना है ना, तो मैथमेटिकली कर देता हूँ, चलो। ये कुछ ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, नहीं अभी तो यूनियन है ना, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A10। अब जरा समझिए, A1 का मेरा मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर में ए ग्रेड इन ऑल कोर्सेस, A2 का मतलब है ए ग्रेड इन ऑल कोर्सेस इन सेमेस्टर 2, सिमिलरली A10 मीन्स इन 10th सेमेस्टर ए ग्रेड इन ऑल कोर्सेस, ऐसा है। तो इसका यूनियन का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 1 कोर्स हैव ए ग्रेड। अच्छा, अगर मैं इसको जो पहले मैं करना चाह रहा था वही मैं अब लिख रहा हूँ, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा ये, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन A10 कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये एग्री करेंगे आप, हाँ या ना, बताइए। हाँ। ठीक है ना, ओके। सो आगे क्या होगा, अब इसको सोचते हैं, सिंस ऑल ईच कोर्स है, जो द ग्रेड्स टू बी इंडिपेंडेंट इन ईच कोर्स, हर कोर्स में ये है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी विल हैव ए ग्रेड इन एटलीस्ट 1 सेमेस्टर, 5-5 सेमेस्टर, 5-5 का ना वो है, ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है ना। सो 5-5 का ग्रुप है, तो मैं एक्चुअली थोड़ा अलग वे में ट्राई कर रहा हूँ, एनीवे चलो देखते हैं। सो 1 माइनस, इसको अलग कर लेते हैं, A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट A10 कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताइए, तो इसका A1 का मतलब था कि ए ग्रेड इन ऑल कोर्सेज इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो कह रहा है ऐसा नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर 5, यही आएगा ना इसका। तो टोटल कितना है ये 10, तो ऐसा हो जाना चाहिए, बताइए, इज इट फाइन। हाँ। ठीक, इसका आंसर की भी है इस ट्यूटोरियल सीट का, तो मैं आंसर की भी भेज सकता हूँ। सो अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो मिल जाएगा, ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, IIT दिल्ली का ये एस धर्मराजा प्रोफेसर है, उनका असाइनमेंट है। सो पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा कौन सा वाला है, एनीवे तो एनीवे अगला पे आते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा इसी में। सो अगला 9 के बाद 12 है आपका ना, 12 देखते हैं।
So 2 tokens are taken at random without replacement from an urn containing 10 tokens numbered 1 to 10. 2 tokens are taken at random without replacement from an urn containing 10 token numbered. अच्छा, तो एक है जिसमें 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ है, ठीक है, एंड तो उसमें आपने एट रैंडम 2 टोकन सेलेक्ट कर लिया. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स obtained इज 3. ओके, सो यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं. तो जैसे अगर सैम्पल स्पेस लिखे, सो हमने 10 नंबर्स हैं काइंड ऑफ 1 to 10, उसमें 2 नंबर आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया. सो दैट मे बी जैसे 1 2 विदाउट रिप्लेसमेंट तो रिपीट नहीं करेगा, है ना, 1 2 1 3 1 10 इस तरह से, या 2 3 मतलब 2 1 2 2 1 एक ही मान लेंगे क्योंकि 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ सिलेक्शन है. सो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू नो, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. द सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. सो 1 2 एंड 2 1 आर सेम थिंग. तो 2 3 से लेके 2 10 तक ऐसा जाएगा, एंड सो ऑन इट विल कीप रनिंग, है ना, ऐसा. लास्ट में 10 1 से लेके 10 9 तक होगा. नहीं, 10 1 से 10 9 क्यों होगा, 10 होगा ही नहीं. लास्ट जो होगा जिस ऑर्डर में मैं कर रहा हूँ तो 9 10 ही रहेगा, ठीक है. अच्छा, मैं ऐसे अगर काउंट कर लूँ तो बताऊँ कि वी हैव टू सेलेक्ट 2 नंबर विदाउट रिप्लेसमेंट आउट ऑफ 10. सो इट्स अ 10C2. 10C2 आएगा 10 इंटू 9/2, है ना. सो ये आ जाएगा 45. जैसे 45 पेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, टोटल. अब हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑफ 10 इज. तो ई इवेंट है कि लार्जर नंबर इज 3. तो ई में क्या क्या आउटकम आएगा आप सेलेक्ट करो. सो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया काइंड ऑफ, मतलब 1 2 1 3 1 4. तो एक्स वाई, आप इसको ऐसा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई. ऐसा है, मैंने जो लिया है ऐसा लिया है, ठीक है. और एक्स वाई की वैल्यू जो है 1 से 10 तक है. एक्स वाई जो है 1 से लेके 10 तक होगी, बट एक्स लेस देन वाई होगा, ऐसा है. अब मैं ई में लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, एक्स कॉमा वाई सच दैट लार्जर ऑफ 2 नंबर मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज 3. और जहाँ एक्स वाई 1 से 10 में इंटीजर है. तो क्या आप काउंट कर सकते हैं कि ई में क्या क्या आएगा. तो आप काउंट करेंगे कि ई में क्या क्या आएगा. सो बोलिए क्या क्या लेंगे. जैसे मैं अगर लिखूं आउटकम्स, सो 1 3 2 3, एक तो ये दिख रहा है मुझे. लार्जर 3 रखना है ना, तो यही दोनों मुझे लग रहा है, और कुछ है दोनों में, मेरे को यही दोनों, और यही है. नहीं है ना, इतना ही दो ही पॉसिबल होगा. तो हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन नहीं, क्लासिकल डेफिनेशन से हो जाएगा 2 आउट ऑफ 45. दिस इज द आंसर. सो एंड जो नेक्स्ट है 17. सो 17 कह रहा है %70 of light aircraft that disappear while in flight in a certain country are subsequently discovered. लाइट एयरक्राफ्ट जो है ना डिसअपियर हो जाते हैं फ्लाइट में, while the flight in the certain country are of the aircraft that are discovered. तो उन 70% में जो है 60% have an emergency locator, whereas 90% of aircraft not discovered do not have such locators. Okay, so suppose that the light aircraft has disappeared. So event A जो given है कि aircraft जो है disappeared है, aircraft disappeared, ठीक है. सो इफ इट हैज़ एन इमरजेंसी लोकेटर, अच्छा मतलब बता दिया डिसअपियर्ड है, बट ये भी बता दिया कि उसमें इमरजेंसी लोकेटर भी है. सो क्या प्रोबेबिलिटी इट विल बी डिस्कवर्ड. ओह अच्छा, तो दो चीज़ें गिवन है.
अच्छा तो दो सिचुएशन समझना पड़ेगा ना। कह रहा है कि 70% जो है वो डिस्कवर हो सकते हैं, तो 70% डिस्कवर हो सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ है कि जो डिस्कवर हो सकते हैं वो 70% है और नॉट डिस्कवर वाले 30% होंगे। अब बोल रहा है कि जो एयरक्राफ्ट जो डिस्कवर्ड हो जाते हैं 60% के पास, अब इसके अंदर 60% में लोकेटर है एंड बाकी जो 40% है उसमें लोकेटर नहीं है। जो डिस्कवर नहीं होते हैं, है ना, वेयर एज 90% ऑफ द एयरक्राफ्ट नॉट डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर नहीं हुए उनमें 90% में लोकेटर नहीं है। सो 90% में लोकेटर नहीं है, ठीक है, और 10% में लोकेटर है। ओके ऐसा सिचुएशन है, ठीक। तो अब आपको दो चीज़ें बताया गया है कि पहले तो बता रहा है कि लाइट एयरक्राफ्ट डिसअपियर हो गया है, तो ठीक है वो तो डिसअपियर हो गया, ओके वो तो पता ही है, पहले ही बता रखा था ना। हाँ ओके ओके, तो इवेंट यहाँ ये तो डिस्कवर तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो शुरू में पहले लाइन में ही गिवन है कि होगा। तो अब ये इट हैज़ इमरजेंसी लोकेटर, सो एयरक्राफ्ट हैज़ इमरजेंसी लोकेटर, एयरक्राफ्ट हैज़ इमरजेंसी लोकेटर, ठीक है। एंड E1 ले लो कि इट विल बी डिस्कवर्ड, इट विल बी डिस्कवर्ड, एंड E2 ले लो, इट विल नॉट बी डिस्कवर्ड, ठीक है। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A। तो इससे समझ आ रहा है कि हमें बेस थ्योरम लगाने हैं। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो E1 इंटू A गिवन E1 प्लस E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, यही है। अब इसमें आप देखो क्या क्या आपको गिवन है ना। तो चलो मुझे ज़रूरत क्या है, तो मुझे ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की। E1 का मतलब क्या है, डिस्कवर्ड। तो कितने परसेंट डिस्कवर हो सकते हैं, 70% डिस्कवर हो सकते हैं, ठीक है। 70% डिस्कवर हो सकते हैं, मतलब 70/100 मतलब 0.7 प्रोबेबिलिटी है डिस्कवर होने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो डिस्कवर नहीं हो सकते हैं तो 0.3। अच्छा अब मुझे ज़रूरत है डेटा का A गिवन E1। सो वो फ्लाइट जो डिस्कवर हो सकते हैं उसमें लोकेटर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो डिस्कवर्ड हो सकते हैं उसमें इमरजेंसी लोकेटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%। तो ये बता रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ये बेस थ्योरम क्वेश्चन है। अब जिन फ्लाइट जो डिस्कवर्ड नहीं हो सकते, है ना, जो डिस्कवर्ड नहीं हो सकते या नहीं हो पाएंगे उसमें लोकेटर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो डिस्कवर नहीं हो पाएंगे उसमें जो डिस्कवर नहीं हो पाएंगे उसमें लोकेटर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 10%, सो 0.1। अब बताओ ये था 60% मतलब 0.6, सो पुट कर दो, ऊपर आ जाएगा आंसर। कर पाओगे आगे, जो चाहिए था मैंने निकाल दिया, अब वहाँ पुट कर हाँ दो, सर, हो जाएगा। है ना, ठीक है। वो ठीक थोड़ा है, लैंग्वेज की दिक्कत आ रही, बहुत सारे उसने लाइंस बोल दी हाँ थी। तो उस तरह से समझ आया ना, ठीक है। तो मेनली क्या है, जो गिवन होता है जनरली हम उसको A मान लेते हैं, और फिर जो पूछेगा उसमें दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो है ना, तो ये E1 E2, तो जैसे बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा कि आपने सॉल्व कर लिया, तो इससे आगे बेसिक आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गई होगी। सो ऐसी बाकी प्रॉब्लम सीट सॉल्व करो तो ये टॉपिक ठीक हो जाएगा। तो अभी हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई प्रॉब्लम अगर और होगी तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे, नहीं तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके देन आज ही स्टॉप करते हैं, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।